संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हूँ, बहुत दिन ले मांग करत रहा आप मन छत्तीसगढ़ के लगातार समाचार लेकर के आऊँ। तो अभी का है कि वो कड़ी ला शुरू करत हूँ फरवरी माह के पहला हफ्ता के समाचार आप मन के आगू लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। समाचार हिंदी में रही, गुठियात अभी छत्तीसगढ़ में हूँ भाई, लेकिन ऐसे है कि समाचार ला हम हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। अंग्रेजी भी बोल दिए। अब तो चालू कर लेते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के समाचारों की कड़ी में पहला समाचार एक खुशखबरी से है। खुशखबरी क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी हुआ और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आप देख पा रहे हैं कि हमारा रायपुर शहर जो है वो 8वें नंबर पर है। टॉप 10 में एंट्री हो गई है। 8वें नंबर पर कितने शहरों में और किस कैटेगरी के शहरों में? 10 लाख से अधिक आबादी वाले ये शहर हैं। इनकी संख्या है 41। उन शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया गया और उसमें पहले स्थान पर सूरत है, गुजरात का शहर। हम हैं 8वें स्थान पर। पहला स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप जरूर याद रखें, गुजरात का शहर सूरत पहले स्थान पर है। दूसरे पर जबलपुर है मध्य प्रदेश का, तीसरे पर उत्तर प्रदेश का आगरा और चौथे पर भी उत्तर प्रदेश का लखनऊ ही है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ हैं। हम 8वें नंबर पर हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो इस खुशखबरी के साथ अगले न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है छत्तीसगढ़ राज्य की धान खरीदी का आंकड़ा। धान खरीदी के अंतिम आंकड़े आ चुके हैं और 31 जनवरी तक धान खरीदी हो रही थी, जो कि शुरू हुई थी 14 नवंबर बाल दिवस के दिन से 31 जनवरी तक चलाइए। और इस कड़ी में कुछ बहुत जरूरी आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 कि कुल कितनी धान की खरीदी हुई? 149.25 लाख टन की खरीदी हुई, जो कि अब तक के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से लेकर के अब तक के इतिहास में मैक्सिमम है। इतने ज्यादा खरीदी अब तक कभी नहीं हुई थी। दूसरा, कौन सा जिला टॉपर रहा? महासमुंद जिला टेबल टॉपर रहा 11.04 लाख टन के साथ। कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर रहा? अंतिम स्थान पर मुंगेली रहा। लेकिन वो कौन से जिले हैं जो दूसरे तीसरे पर रहे? बेमेतरा दूसरे पर, बलौदाबाजार तीसरे पर। आप लोग देख लीजिए आपका जिला है कि नहीं इस सूची पे। रायगढ़ की उम्मीद थोड़ी दूर पे है, पर फिर भी हमें जरूरी होता है पहला जानना महासमुंद, आखिरी जानना मुंगेली। कुल कितनी खरीदी? 149.25 लाख टन। ये है वो सारे आंकड़े जो जरूरी हैं। कहां से कब तक? 14 नवंबर से 31 जनवरी तक खरीदी चली। और एक चीज ध्यान रखना है, कुल कितने पंजीकृत किसान थे? 27,01,109 पंजीकृत किसान थे, जबकि बेच पाए केवल 25.49 लाख किसान, यानी कुछ किसान वंचित रह गए। क्यों रहे वो अपनी समस्या हो सकती है, पर यहाँ पर एक और आंकड़ा है जो आपको जानना है। उपार्जन केंद्र जहां पर धान उपार्जित किया जा रहा था, उनकी संख्या है 2739 और ये पूरे आंकड़े, हर एक पॉइंट आपके लिए इक्वल रूप से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली न्यूज पर आते हैं। रेडी टू ईट, यानी कि महतारियों को, नवजात शिशुओं को दिए जाने वाला पोषक पदार्थ। कहां से मिलता है ये पोषक आहार? आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो इसे तैयार करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य कृषि और बीज विकास निगम को दी गई है। राज्य कृषि और बीज विकास निगम। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। इससे पहले की जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार थी उसने ये महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा था। अब इस कड़ी में वर्तमान बीजेपी विष्णुदेव साय जी की सरकार इस फैसले को वापस से स्थापित करना चाह रही है और इसलिए पायलट प्रोजेक्ट बनाते हुए 6 जिलों में एसएचजी को यह कार्य फिर से सौंपा जा रहा है। कितने जिले में? 6 जिलों में। इसमें ऑफकोर्स आपका रायगढ़ जिला शामिल है, कोरबा शामिल है, ये दोनों हो गए आपके लिए बिलासपुर संभाग से। सूरजपुर शामिल है सरगुजा संभाग से, बलौदाबाजार शामिल है रायपुर संभाग से, दंतेवाड़ा और बस्तर शामिल है बस्तर संभाग से। यानी दुर्ग एकमात्र संभाग है जिसके किसी जिले को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से निर्माण प्रारंभ कर पाएंगे, यानी नए वित्तीय वर्ष लगने के साथ ये संभव हो सकेगा, उससे पहले नहीं। और एक चीज खास ध्यान रखेंगे, वही एसएचजी जो फर्म्स एंड सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है, केवल वही ही रेडी टू ईट का निर्माण कर पाएगी। सभी एसएचजीज को यह हक अभी नहीं दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे ऑफकोर्स जिले वाइज जैसे लागू किया जाएगा और शायद फिर इस कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में ये हो सके कि एसएचजीज ही इसका निर्माण कार्य करे। पर तब तक बाकी सभी जिले राज्य कृषि और बीज विकास निगम के माध्यम से निर्माण करते रहेंगे रेडी टू ईट का, और वितरण की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। ये दोनों आंकड़ा जरूरी होगा। अगली न्यूज पर आते हैं। मिशन कगार 2026। यहाँ 2 चीजें हैं जानने के लिए। एक है मिशन कगार। क्या है मिशन कगार? केंद्र सरकार का एक योजना है, एक मिशन है। क्या है मिशन? भारत से नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य है। भारत इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ ऑफ कोर्स
कब तक? 2026 तक भारत से नक्सलियों की समाप्ति का जो लक्ष्य है उसके तहत इसे चलाया जा रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के कुतुल गांव में एक COB यानी कंपनी ऑपरेटिव बेस की स्थापना की जा रही है। COB यानी कंपनी ऑपरेटिव बेस क्या है? तो ये है एक ऐसा क्षेत्र जिसे संचालित करेगा, एक ऐसा केंद्र जिसे संचालित करेगा ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, अबुझमाड़ क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों को समाप्त करने के लिए एक दल की स्थापना की जा रही है और ये हिस्सा है मिशन कगार का, ये भी ध्यान रखेंगे। ITBP याद रखना है, मिशन कगार याद रखना है, 2026 तक नक्सली उन्मूलन का लक्ष्य याद रखना है। कुतुल गांव कहाँ पड़ेगा? नारायणपुर, और नारायणपुर यानी अबुझमाड़ क्षेत्र से नक्सल उन्मूलन के लक्ष्य के तहत ये सब कुछ आप इस न्यूज से याद रख सकते थे। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज जो है हमारी वो है बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा, बोरमदेव टाइगर रिजर्व। क्या 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा छत्तीसगढ़ का? इसको लेकर के प्रस्ताव भेजा गया था, केंद्र सरकार की संभावित मंजूरी से मिली है और ऑफिशियल घोषणा होने के बाद छत्तीसगढ़ को उसका 5वां टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। इस बात की शुरुआत बहुत दिन पहले हुई थी। साल 2014 में पहली बार बोरमदेव को शामिल करने की मांग की गई थी टाइगर रिजर्व के रूप में। ये वो समय था जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बहुत सारे बाघ, चूंकि बाघ कॉरिडोर के रूप में काम करता है बोरमदेव टाइगर रिजर्व, तो उनकी गणना यहाँ बढ़ गई थी। उसे देखते हुए प्रस्ताव भेजा गया था कि बोरमदेव एक बाघ कॉरिडोर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाघों के बीच। तो अब शायद ये मंजूरी मिल जाए। इस मंजूरी को केंद्र सरकार यदि स्वीकृति दे देती है, अंतिम रूप से मंजूर कर लेती है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी इसको सहमति मिल चुकी है, तो हमें मिल जाएगा हमारा 5वां टाइगर रिजर्व। इस बीच में आपको याद होगा 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अभी पंजीकृत हुआ है या ऑफिशियली घोषित हुआ है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसके अलावा हमारे पास इंद्रावती नेशनल पार्क है, अचानकमार अभ्यारण्य है जो कि मुंगेली जिला का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास उदंती और सीता नदी, जो 2 अभ्यारण्य को जोड़ करके एक टाइगर रिजर्व और है, क्रमशः धमतरी और गरियाबंद जिलों में फैला हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बोरमदेव साल 2001 में गठित हुआ छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य के रूप में। अब तक आप पढ़ते आए हैं तितली पार्क के रूप में भी, नए तितली पार्क के रूप में भी आप पढ़ते आए हैं। एक नई जंगल सफारी वहां बनाई जा रही है, ये भी आप पढ़ते आए हैं। ये सब कुछ अब और नए डाटा के साथ ऐड होगा जब इसे मिल जाएगा टाइगर रिजर्व का दर्जा। अब अगली न्यूज पर आते हैं। अच्छा, एक चीज और इसी में कि इसकी सीमाएं किससे लगेगी? कान्हा टाइगर रिजर्व, ये याद रखेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो उससे ये रिलेट होगा, उससे इसकी सीमा लगेगी। इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे हैं कि इसकी सीमा किस दूसरे राज्य से लगती है। तो ऑफ कोर्स कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो इसकी सीमाएं लगते हुए दिखाई देंगी हमको MP से। अगली न्यूज पर आते हैं। वंदे भारत ट्रेन, एक और खुशखबरी, छत्तीसगढ़ को इसकी 3री वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। पर इस खुशखबरी में एक पेंच है। पेंच क्या है? पेंच ये है कि पहले तो ये जानिए कि चलेगी कहां से। रायपुर से चलेगी, जबलपुर तक चलेगी, यानी मध्य प्रदेश को कनेक्ट करेगी। पेंच क्या है? रायपुर और जबलपुर का मार्ग बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए ट्रेन की गति औसतन बाकी वंदे भारत से कम रहेगी। लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसको मैक्सिमम दी जा सकेगी, जो अब तक जितनी भी वंदे भारत में चल रही है उनमें से सबसे कम होगी। तो ये अनफॉर्चुनेट है, पर हाँ, हमें 3री वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। पहली आपको पता ही होगा बिलासपुर से नागपुर के लिए चली थी और दूसरी दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए संचालित हुई थी। और बाकी दूरी यदि आप चाहें तो देख सकते हैं, 410 किलोमीटर जो है दूरी 7 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसका संचालन ऑफिशियल शुरू नहीं हुआ है, पर यह घोषित जरूर हो गई है, ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है सिरपुर। सिरपुर महासमुंद जिले का एक हेरिटेज स्थान है, वो महत्वपूर्ण स्थान जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़े पुरातात्विक केंद्र के रूप में जाना जाता है। पांडु सोमवंश छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम दौर, उस दौर के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मौजूद बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, शैव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, जैन धर्म के साक्ष्य मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों की तो गिनती नहीं। तो सिरपुर बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है। अब ये केंद्र चर्चा में क्यों आया? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार यूनेस्को धरोहर के रूप में शामिल करने के लिए सिरपुर का नाम भेज रही है। साडा यानी कि सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया था और इसे भेजा था मंजूरी के लिए। अगर ये मंजूर हो जाता है तो सिरपुर छत्तीसगढ़ का पहला शहर बनेगा जिसे यूनेस्को धरोहर शहर का दर्जा मिल सकता है। सिरपुर बहुत फेमस है,
आप सब जानते हैं यहाँ मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो लक्ष्मण मंदिर है, रानी वास्का देवी ने अपने पति की याद में बनाया था। छत्तीसगढ़ का अपना ताजमहल कह करके उसको तुलना किया जाता है। दूसरा यहाँ है गंधेश्वर महादेव मंदिर जो अपनी प्राकृतिक सुगंध के लिए जाना जाता है। तीसरा जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सुरंग टिला नाम का एक खूबसूरत जगह। इसके अलावा बौद्ध विहार है जिसमें आप 3 बौद्ध विहार जो प्रमुख है उनको देख सकते हैं। तीवर देव बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार जो है वो उनमें से प्रमुख है। देवी तारा की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई, यानी बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसका भी तार सिरपुर से जुड़ता है। तो अगर ये दर्जा मिलता है छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात होगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। भक्त मां कर्मा, इनके ऊपर केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी की है। 5 लाख डाक टिकट छत्तीसगढ़ के कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जो तोखन साहू हैं उन्होंने घोषणा की है कि वो छत्तीसगढ़ में वितरित करेंगे। तो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है भक्त मां कर्मा? जन्म उनका झांसी में हुआ था, मृत्यु उनकी जगन्नाथपुरी में हुई थी, पर छत्तीसगढ़ का जो साहू समाज है उसके अलावा राठौर सरनेम लिखने वाला जो समुदाय है वो दोनों इसे अपनी आराध्य के रूप में जानते हैं। कौन थी भक्त मां कर्मा? भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी जिन्होंने अपने हाथ से खिचड़ी का भोग खिलाया था। ये कथाएं आपको मिल जाएंगी और इन कथाओं के बाद ही ये कहानी जोड़ी जाती है कि इसी कारण से जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है महाप्रसाद के रूप में। तो हमारे यहाँ कहाँ है इनका मंदिर अगर पूछ ले ना, इनकी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है तो वो है मुंगेली में भक्त मां कर्मा का मंदिर स्थापित है। इसके बाद बात करते हैं अगली न्यूज पे। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, एक और नई घोषणा जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जरूरी होगी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है बिलासपुर। बिलासपुर में कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिलासपुर के कोनी में बनाया जा रहा है। कैंसर के हर तरह के जो भी आप अलग अलग शाखाएं जानते हैं, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो माउथ कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर किसी भी और श्रेणी के जो कैंसर है, तो कैंसर के खूब सारे प्रकार हैं, उन सभी का परीक्षण भी हो सकेगा। उसकी निदानात्मक उपाय यानी रेडियोलॉजी जो है वो सब संभव हो सकेगी। कहाँ? बिलासपुर के कोनी में 120 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। 100 बेड हॉस्पिटल होगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे यहाँ तक आपने शायद पूछे, लागत भी शायद पूछे, पर जगह का नाम जरूर याद रखिएगा, बिलासपुर का कोनी। कैंसर से जुड़े अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ये लीक से थोड़ी हट करके जानकारी, क्योंकि ये सिर्फ समाचार नहीं है, समाचार से थोड़े ज्यादा होंगे। तो ऑन्कोलॉजी ये शब्द जरूर याद रखिएगा, विज्ञान में इसका भी प्रश्न बनता है। तो न्यूज जाने, न्यूज से जुड़े फैक्ट भी जाने, तो न्यूज पढ़ने का आनंद दुगना हो जाएगा, जानकारी बढ़ती जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया रायपुर ब्रांच क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये देश का बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच साबित हुआ है और इसको सम्मानित किया गया। सम्मान मिला उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी के हाथों। सम्मान प्राप्त किया चेयरमैन धवल शाह ने, जो रायपुर ICAI के चेयरमैन है। 177 ब्रांच है भारत में ICAI की और उसमें रायपुर ब्रांच रही है टॉप पर। छत्तीसगढ़ के लिए एक और उपलब्धि, एक और गौरव का विषय। अगली न्यूज पर बात करते हैं। एक गांव है, गांव का नाम है चचेड़ी। गांव का नाम चचेड़ी, जिला पूछेगा कवर्धा। क्यों याद रखें? अभी पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और इसने एक एग्जाम्पल सेट किया। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ये कि यहाँ चचेड़ी गांव के जितने भी पंच हैं, 11 पंच यहाँ पर थे, नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा संख्या, सरपंच, ये सभी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो रहे हैं। यानी कि एक ही प्रतिनिधि जो है वो खड़ा हो रहा है सरपंच के पद पर और हर वार्ड से पंचों के रूप में एक ही प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है, बाकी किसी ने नामांकन नहीं किया। तो ये गांव आपसी सहमति से एक मिसाल पेश कर रहा है। पूरा का पूरा गांव निर्विरोध रूप से अपने पंचों और सरपंच को चुन रहा है। तो याद रखेंगे चचेड़ी गांव कवर्धा। पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत आपको पता ही है हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं अभी पंचायत के। अगली न्यूज पर बात करते हैं। 32वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है राजनांदगांव। राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी पर्वत, डोंगरगढ़ जगह का नाम है, जहां पर एक मूर्ति स्थापित है 30 फीट ऊंची। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति जो आप देख पा रहे हैं 300 मीटर ऊंचे एक पहाड़ पर, जिसे प्रज्ञागिरी नाम है जिस पहाड़ पर, वहां मौजूद है। और जिस समय ये स्थापना किया गया था उसे याद करते हुए मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। 6 फरवरी वो दिनांक था जब इसको स्थापित किया गया था। तब से लेकर लगातार ये
अवसर जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 32वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है, मुख्यमंत्री महोदय यहाँ शामिल हुए, इसलिए चर्चा में था। चर्चा में ये अन्य सवालों के कारण भी रहा है कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो 6 फरवरी 1992 जरूर याद रखेंगे। प्रज्ञागिरी पहाड़ी मैकल रेंज का ही एक हिस्सा कही जाती है, ये भी याद रखेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं, शारदा धाम एक और जगह, क्योंकि मुख्यमंत्री जशपुर जिले से है, तो जशपुर जिले से जुड़े हुए छोटे बड़े पर्यटन स्थल हमारे लिए हमेशा ध्यान में रखने का बिंदु होने चाहिए। तो उसी कड़ी में ये एक और जगह है, जगह दुलदुला ब्लॉक में पड़ती है, जशपुर जिला है, शारदा धाम स्थान का नाम है, गांव का नाम पूछेगा तो जामटोली गांव। एक भगवान या माता कहना चाहिए मुझे, माता सरस्वती का मंदिर है। खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसकी सीढ़ियां झारखंड में है और मंदिर का गर्भगृह छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी दो राज्यों के बीच समन्वयता की या एक रूपता की एक मिसाल कह सकते हैं। एक नदी भी है जो इन दोनों की सीमा बनाते हुए बह रही होती है, नदी का नाम है गरिमा। वसंत पंचमी के अवसर पर अक्सर यहाँ मेला आयोजित होता है, जहाँ दोनों राज्यों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस बार मुख्यमंत्री यहाँ शामिल हुए थे पूजा पे, तो ये न्यूज चर्चा में आई तो हमें नदी का नाम मिलता है, हमें शारदा धाम का नाम मिलता है, हमें गांव जामटोली की जानकारी मिलती है और वसंत पंचमी के जशपुर में आयोजित होने वाले मेले की जानकारी मिलती है। ये सब आप याद रखेंगे। इसके बाद अगली न्यूज पर आते हैं, रामाराम मेला और सुकमा मेला। सुकमा मेला ये तो नाम से पता चल गया कि कौन सा जिला है, जिला सुकमा है। अभी ये कब आयोजित हो रहा है? तो 11 फरवरी को लग रहा है रामाराम मेला और 12 फरवरी को लग रहा है सुकमा मेला। ध्यान रखेंगे, रामारामिन देवी की डोली निकाली जाती है, यानी उन्हें कंधों पर सवार करके गांव भ्रमण करने के लिए निकाला जाता है। कहा जाता है कि 3 देवियां, रामारामिन देवी, चिटमिटिन देवी और मुजरिया देवी जो है, उनकी मुलाकात होती है इस आयोजन के अवसर पर। और इसे सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, ये सब मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। जगह जो है वो है छिंदगढ़, जो कि सुकमा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और इसका एक और महत्व है, यदि आप जान रहे होंगे तो नीचे कमेंट पे वो जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने अपडेटेड रहते हैं। बाकी मैं आपको अपडेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं अगली न्यूज पर। अगली जो न्यूज है वो है आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति दिवस। पहला स्मृति दिवस था, निधन हुआ पिछले साल, और हम स्मृति दिवस में चंद्रगिरी पर्वत पर उनके स्मृति में या उनके सम्मान में इसे आयोजन के रूप में मना रहे थे, या हम उनको याद कर रहे थे। इसमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्मृति दिवस मनाने के लिए शामिल हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी शामिल हुए, पद चिन्हों का उन्होंने लोकार्पण किया और एक स्मृति भवन बनाने की घोषणा की। साथ ही साथ 2 घोषणाएं और हुई। 100 रुपए का एक स्मृति सिक्का जारी किया गया मुनि विद्यासागर जी महाराज पर, और 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। चर्चा में है एक किताब, मुनि विद्यासागर जी की मूकवाणी किताब, इसे महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। ये शोध का विषय भी है, पीएचडी करने वाले छात्र इस पर शोध भी कर रहे हैं। आप ये सारे के सारे फैक्ट याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले न्यूज पर। अब खेल समाचारों का कड़ी जो है वो प्रारंभ हो रहा है। श्रीमंत झा छत्तीसगढ़ के पैरा रेसलर हैं, पैरा आर्म रेसलर हैं, यानी पंजा लड़ाने वाले खिलाड़ी। पैरा एथलीट इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ी हैं, पर ऑफकोर्स जज्बे में बहुत ज्यादा। हाल फिलहाल में इन्हें विश्व पैरा आर्म रेसलिंग में सिल्वर मेडल मिला, यानी दूसरे स्थान पर रहे। आयोजित हुई प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में। इससे जस्ट पहले साल 2024 एशियन पैरा आर्म रेसलिंग में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। तो छत्तीसगढ़ के वो खिलाड़ी जो अपने नाम को पूरे भारत में अमर कर चुके हैं, फेमस कर चुके हैं, आर्म रेसलर हैं और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं श्रीमंत झा। अगली न्यूज पर ईशान भटनागर छत्तीसगढ़ के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और अभी हाल एक मिक्स इवेंट में जो बैडमिंटन का फेजर इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रहा था, उसका गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। ईरान में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इनकी जो सहयोगी खिलाड़ी थी वो थी श्रीनिधि नारायण, दोनों का आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अगर आपसे पूछे कि ईशान कहाँ के हैं, तो वो रायपुर बेस्ड बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो आकर्षि कश्यप जो महिला खिलाड़ी हैं उनमें, और ईशान जो है वो उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी हैं
पुरुष खिलाड़ियों की सूची में। अगली न्यूज पर एक और खेल समाचार है हमारे पास। भारोत्तोलन खेलो इंडिया केंद्र, भारोत्तोलन का खेलो इंडिया केंद्र रायपुर में स्थापित करने की ऑफिशियल घोषणा हो गई है। रायपुर जिले में जब यह केंद्र स्थापित किया जा रहा है तो किस योजना के तहत? खेलो इंडिया केंद्र योजना के तहत इसे स्थापित किया जा रहा है। और याद रखेंगे, खेलो इंडिया केंद्र योजना में हर जिले में एक केंद्र कम से कम स्थापित किया जाना है। उसमें भारोत्तोलन रायपुर को प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के कुछ खिलाड़ी हैं जो अभी 38वें राष्ट्रीय खेल में चर्चा में रहे। उनमें एक है विजय कुमार और दूसरी है ज्ञानेश्वरी यादव। ये दोनों उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में इसी माह स्वर्ण पदक भी जीते हैं। तो एक और न्यूज जो भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है। जबकि अगर आप पुराने छात्र रहे हैं या आप अगर अभी तैयारी में भी आए हैं तो आपको दो नाम और याद रखने चाहिए। यह सारंग बंधुओं का नाम, एक है अजयदीप सारंग और दूसरे हैं रुस्तम सारंग। ये दोनों भी भारोत्तोलन के कमाल के खिलाड़ी रहे हैं हमेशा से छत्तीसगढ़ के लिए। तो अब खिलाड़ियों की संख्या ऑफकोर्स बढ़ रही है। विजय कुमार, ज्ञानेश्वरी यादव, नए उभरते हुए खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ हो रहा था? उत्तराखंड। चल रहा है अभी भी आयोजन। इसके आंकड़े अंत में देखेंगे कुल कितने पदक छत्तीसगढ़ को मिले। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। तो ये क्रिकेट से रिटायर हो चुके खिलाड़ियों का एक लीग है। जो हमारे पुराने सितारे रहे थे वो उतरेंगे खेल के मैदान में वापस से, क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी। और इसका कुछ मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में होगा। कितने मैच होंगे? 5 मैच। और खास बात यह है कि सेमीफाइनल भी हमारे यहाँ ही होगा। इसमें ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ से पहले मैच की शुरुआत 10 तारीख को होगी, जबकि टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 22 फरवरी। इन रायपुर के हैं, इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में तो आप जा सकते हैं। पर इसमें ऐसा है कि भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल पहुंचती है तो अपना मैच खेलेगी। बाकी विदेशी सितारे आप जरूर जा करके देख सकते हैं। ब्रेन लारा को देखने का मौका मिले, क्या पता आपको, क्रिस गेल को भी। आगे बढ़ करते हैं, खेल गांव छत्तीसगढ़ में बनाने की घोषणा हुई। इसमें दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। पहला ये कि 38वां राष्ट्रीय खेल अभी चल रहा है उत्तराखंड में और उसमें छत्तीसगढ़ बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे और खिलाड़ी उभरें जो पदक ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लिए जीत सके। इसके लिए खेल गांव उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी के रूप में काम करेगा। और दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ बहुत सालों से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की राह देख रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ को मिलने वाले थे पर किन्हीं कारणों से वो रद्द होकर के गोवा को प्राप्त हो गए। इसलिए छत्तीसगढ़ के हाथों से वो मौका जो है वो जाता रहा। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका छत्तीसगढ़ को मिले और छत्तीसगढ़ अपनी खेल प्रतिभाओं को भी पदक जीतता हुआ अपने ही राज्य में देख सके। इसलिए खेल गांव की स्थापना नवा रायपुर के सेक्टर 28 में की जा रही है। 40 एकड़ का ये क्षेत्र होगा। राज्य सरकार इसका निर्माण स्वयं करवा रही है। उद्देश्य मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और बाकी जानकारी भी दे चुका हूं। अगली न्यूज पर बात करते हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज रहेगा। अरुण देव गौतम, अरुण देव गौतम जी का नाम अच्छे से याद रखिए। छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम बन गए हैं। ध्यान रखें, 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 12वें क्रम के हैं डीजीपी हमारे। और यदि छत्तीसगढ़ निर्माण से 24 साल में देखा जाए तो 12 डीजीपी हो गए हैं। एक आंकड़ा तो ये भी निकल के आता है। जब भी ऐसा होता है तो पहला याद रखना पड़ता है। श्री मोहन शुक्ल पहले थे, हाल फिलहाल पिछले साल इनका निधन हुआ और चर्चा पे रहा था ये न्यूज भी। अभी इतना पुराना भी नहीं हुआ है कि आप भूल जाएं। श्री मोहन शुक्ल पहले थे, निधन हो गया उनका पिछले साल, जबकि अभी नए डीजीपी बने हैं कौन? तो अरुण देव गौतम। किसका स्थान ले रहे हैं? अशोक जुनेजा जी का स्थान। मैं एक और बोनस डाटा आपको बताता हूँ। बोनस डाटा ये है कि 5 साल यानी सबसे लंबा कार्यकाल छत्तीसगढ़ के किस डीजीपी का रहा? वो थे अमरनाथ उपाध्याय जी। 5 साल का कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल है डीजीपी के रूप में। सबसे छोटा कार्यकाल यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि जो पहले थे श्री मोहन शुक्ल, इन्होंने मात्र 7 माह पद पे रहे थे। ये 3 साल लगभग हमारे इससे जस्ट पहले रहने वाले डीजीपी साहब भी रहे, जुनेजा जी। पर अब अरुण देव गौतम ये जिम्मेदारी संभालेंगे, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अभी अभी इनकी नियुक्ति की घोषणा किया है। अगली न्यूज पर आते हैं। मोहरेंगा जंगल सफारी। मोहरेंगा जंगल सफारी कहाँ है? यह है रायपुर में। रायपुर वालों के लिए खूब सारी जगह डेवलप हो रही है, उनमें से एक जगह ये भी है। ऐसे तो मोहरेंगा जंगल सफारी शुरू से रहा था, पर अब यहाँ इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करते हुए 25-25 लाख की लागत से 4 कॉटेज यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं ताकि नाइट स्टे सुविधा भी दी जा सके। तो इको टूरिज्म केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही साथ 1500 एकड़ में फैले हुए इस क्षेत्र को लोग रुक करके भी इंजॉय कर सकें, इसकी सुविधा का विकास यहाँ किया जा रहा है।
खरोरा तहसील में पड़ती है रायपुर की, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली जो न्यूज है वो है कुछ इधर उधर की यानी छपते छपते जो रह जाते हैं ऐसा खबरों में से पहली खबर है माता पहुंचनी यात्रा। कहाँ हो रही है? कुंडागांव। कुंडागांव में कहते हैं फागुन मेले की शुरुआत इसी पर्व से या इसी यात्रा से होती है और इसमें ध्यान रखेंगे 1730 से यानी 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है माता पहुंचनी यात्रा, शीतला माता को समर्पित होता है ये। दूसरा अमादाई माइंस या अमादाई माइंस कह सकते हैं, ये कहाँ है? नारायणपुर जिला में है। नक्सल दुर्घटना अभी यहाँ हुई थी, बम विस्फोट हुआ और उसमें कुछ मजदूर घायल हो गए, इसलिए चर्चा में है। कई बार खदानों के नाम पूछते हैं, उसमें अमादाई माइंस ध्यान रख सकते हैं। अगला है रेलवे विकास के लिए छत्तीसगढ़ को इस बजट में 6,925 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। क्या क्या होगा उसमें से ये हम आगे देखेंगे, पर अभी हाल आप आंकड़े जरूर याद रख सकते हैं। 6,925 करोड़ आवंटित हुए हैं। हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, आप लोग से एक कमेंट में जानकारी मांगेंगे। हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कौन से जिले में स्थापित है और कौन से ब्लॉक में स्थापित है, अगर वो भी बता सके तो, और किन के नाम पर है छत्तीसगढ़ की, वो जानकारी देंगे। इसके अलावा सरगुजा विश्वविद्यालय, इन दोनों का टाई अप हुआ है एक दूसरे के साथ अपनी रिसर्च साझा करने के लिए, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। मुंडा बाजा छत्तीसगढ़ का एक वाद्य यंत्र है और दंतेवाड़ा फागुन मेला और बस्तर दशहरा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट देखिए ये है कहाँ का? सरगुजा अंचल का है। तो मुंडा बाजा सरगुजा अंचल का, लेकिन प्रयोग हो रहा है जस्ट अपोजिट दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तो ये काफी यूनिक न्यूज रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास लोहड़ी गुंडा करके जगह है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लोहड़ी गुंडा, यहाँ से सरस्वती माता की एक प्रतिमा स्थापित प्राप्त हुई है, बस्तर की एकमात्र सरस्वती प्रतिमा है। और दुख की बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने इसे संज्ञान में अब तक नहीं लिया। काले ग्रेनाइट पत्थर पे बनी हुई ये प्रतिमा बहुत खूबसूरत है और ऐसा माना जा रहा है कि वो नल वंश के समय की प्रतिमा है, यानी कि बहुत ही पुरानी प्रतिमा है। उसके बाद हमने 2 वंश और देखे। और एक सैड खबर के साथ या बुरी खबर के साथ कह लीजिए, हम आज के न्यूज का अंत करेंगे। क्या है वो खबर? HMPV का पहला केस छत्तीसगढ़ में मिल गया। कहाँ मिला? कोरबा जिले में 3 साल का एक बालक है जो इससे पीड़ित हुआ। ऑफ कोर्स आखिरी रिपोर्ट जब मैं ये न्यूज बता रहा हूँ तब तक उस बच्चे की रिपोर्ट ये है कि वो ठीक है, स्वस्थ हो रहा है, तो बहुत पैनिक वाली बात तो नहीं है। पर ऑफ कोर्स कोविड के बाद से हम छोटे छोटे इस तरह की घटनाओं से, वायरस वाली घटनाओं से प्रभावित जरूर होते हैं। तो क्या है HMPV वायरस? तो ये है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये भी लंग को इफेक्ट करने वाला एक संक्रामक रोग है, वायरस जनित रोग है, बिल्कुल कोविड की ही कैटेगरी का। भारत में इसका पहला मामला केरल में ही देखने को मिला था। आई डोंट नो पर क्यों केरल में ही अक्सर वायरस के ज्यादातर मामले देखने को सबसे पहले मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला केस आया, रायपुर में ट्रीटमेंट अभी बच्चे की हुई और अभी होपफुली वो बहुत बेटर है और अच्छा भी हो जाए। इसके साथ हम छत्तीसगढ़ के समाचारों को यहाँ तक करते हैं समाप्त और 1 से 7 फरवरी में आपके लिए कवर करा दिया हूँ। ऐसे हफ्ते दर हफ्ते मैं आपको कवर कराता रहूंगा, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। न्यूज से ज्यादा न्यूज मैं आपको बताता रहूंगा, मिलता रहूंगा। थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए, धन्यवाद।